जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन है, जिसमें हम लोग 2021 में बिहार बोर्ड के जो एग्जाम हुई थी उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसी का आज हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले भी इसका एक क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे, जहां हम 1 से लेकर 25 तक का जो प्रश्न था उसका हम लोग सोल्यूशन किए थे। आज हम लोग क्या करेंगे कि 26 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, कह रहा है कि भारत में किस तरह की कार्यपालिका है। तो साथियों, भारत में जो है ना वो आपको नाममात्र की क्या है कि आपको कार्यपालिका है। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, हमारे यहाँ जो कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख है वो आपको कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक प्रमुख जो है वो आपको कौन है? जानते हैं? तो आपको प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में आपको नाममात्र की क्या है कि आपको कार्यपालिका है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है साथियों वो आपको सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आती है कि ये जो कार्यपालिका है तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, यानी कि आप यहाँ से कार्यपालिका को क्या करेंगे कि दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो होता है, सबसे पहले आपको संघ की कार्यपालिका। कहाँ की कार्यपालिका कहेंगे? तो आपको संघ की कार्यपालिका। तो साथियों, संघ की कार्यपालिका में देखेंगे तो आपको राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। इसके अलावा आपको उपराष्ट्रपति याद रखिएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको मंत्रिपरिषद। क्या कहेंगे? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद के अलावा जो जाएंगे साथियों वो आपको महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। तो ये सभी जो है ना वो आपको संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या होते हैं कि आपको आते हैं। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे आगे और किसके बारे में जानेंगे? जानते हैं तो आपको यानी कि प्रांतों की जो कार्यपालिका है, इस प्रांतों की कार्यपालिका के बारे में जानेंगे। तो साथियों, प्रांतों की कार्यपालिका में जो है तो आपको कौन कौन आएंगे, जरा सा इस पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, प्रांतों की कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले राज्यपाल कौन आएंगे? राज्यपाल। राज्यपाल के अलावा आपको क्या हो जाएंगे तो मुख्यमंत्री। क्या है? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के अलावा आपको इनके मंत्रिपरिषद। क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद। और महाधिवक्ता। क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। महाधिवक्ता, जिसको आप लोग कहते हैं एडवोकेट जनरल। ये सभी जो है प्रांतों की कार्यपालिका में आते हैं। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको ए हो जाएगा। तो इस सभी बात को अच्छे से आपको याद रखना है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न में क्या कर रहे हैं। देखिए, 27 नंबर जो आपका प्रश्न है साथियों, कह रहा है कि भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का नाम क्या है। तो साथियों, भारतीय संसद के जो उच्च सदन है उसको हम लोग कहते हैं राज्यसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आती है कि संसद जो है वो आपको किससे मिलकर बना है। तो देखिए, ये जो भारतीय संसद है साथियों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यह आपको राष्ट्रपति। क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। इसके अलावा आपको राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर क्या है कि भारतीय संसद का निर्माण हुआ है। तो फिर एक प्रश्न आएगा कि संसद के संरचना के संदर्भ में जो आपको चर्चा की गई है संविधान के किस अनुच्छेद में, वो आपको संविधान के अनुच्छेद 79 में। भारत में राष्ट्रपति जो होंगे इसका पद जो होगा अनिवार्य रूप से होगा। यह बात कहाँ कही गई है? ये आपको अनुच्छेद जो है 52 में। राज्यसभा की संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको आर्टिकल 80 में यानी कि अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना के बारे में जो उल्लेख किया गया है वो आपको आर्टिकल 81 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो फिर यहाँ से ये जो देख रहे हैं राज्यसभा लोकसभा, यह संसद का क्या है कि आपको सदन है, जबकि राष्ट्रपति इसके अविभिन्न क्या है कि आपको अंग है। तो राज्यसभा जो है इसको हम लोग उच्च सदन के नाम से क्या करते हैं जानते हैं, या इसी को अपर हाउस भी जो है वो आपको
कहा जाता है, अंग्रेजी उसका हो गया, ठीक है ना। लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन, क्या कहते हैं, निम्न सदन, या इसी को कहा जाता है आपको लोअर हाउस। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 28वें। क्या करा है, कह रहा कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है। तो साथियों लोकसभा में बिहार के सांसदों की जो संख्या है ना वो आपको 40 है। तो देखिए तो बिहार में किसकी सीट कितनी है ये आप जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे लोकसभा की सीट जो कि आपको 40 है। उसके बाद है आपको राज्यसभा की सीट है। तो राज्यसभा की जो सीट है वो आपको 16 है। ये आपको हो जाएगा विधानसभा की सीट, क्या हो जाएगा, विधानसभा की सीट, तो वह आपको 243 है। फिर है आपको विधान परिषद की सीट। तो साथियों विधान परिषद की जो सीट है वह आपको बिहार में वो आपको 75 है। कितने हैं, 75 है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कहोगे, 40। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन चीजों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है साथियों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न में। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में क्या कर सकता है कि आपको मनोनीत कर सकता है। तो यह आपको अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। हालांकि अब जो है 2019 से जो है यह सिस्टम आपको नहीं है, क्योंकि आंग्ल भारतीय का जो है वो आपको जो 10 वर्षों के लिए जो होती है आपको अवधिया उसको नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया। और आंग्ल भारतीयों का जो आपको एक तरह से समझिए कि मनोनयन वाला जो सिस्टम था उसको सरकार क्या किया कि आपको बढ़ाया नहीं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि आंग्ल भारतीय हम किसको कहते हैं, प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए आंग्ल भारतीय होने के लिए सबसे पहले कि वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, उसके पिता या पितृकुल यूरोपीय हो, मतलब यूरोप के किसी भी देश का हो, उसके जो माता हो वो आपको भारतीय हो, या उसके मातृकुल भारतीय हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा आपको एंग्लो इंडियन, या उसी को कहते हैं आंग्ल भारतीय। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत क्या है, उसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं होने पर उसको क्या कहता था कि आपको मनोनीत करता था। लेकिन अब जो है आपको ये सिस्टम जो है आपको फिलहाल जो है अभी जो है आपको क्या है कि आपको बंद है। यानी कहने का मतलब हुआ कि अब लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन को जो है अभी फिलहाल मनोनयन जो है वो आपको नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। सरकार इस पर विचार करेगी, फिर उसके बाद जो है आपको जब मन होगा तब फिर से इस सिस्टम को क्या करेंगे कि वो शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसे आप देख लीजिएगा। आगे देखिए कह रहा है कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने माह तक रोक सकती है। तो साथियों साधारण विधेयक को जो राज्यसभा है वो आपको 6 माह तक क्या कर सकता है कि आपको रोक सकता है, मतलब कि एक आपको सत्र तक उसको रोक कर रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसी में प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि ये जो धन विधेयक है इसको राज्यसभा कितना दिन तक रोक के रख सकता है, तो सबको धन विधेयक की जब भी बात आएगी तो आप याद रखना कि धन विधेयक को ना राज्यसभा 14 दिनों तक रोक कर क्या है कि आपको रख सकती है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि ये जो धन विधेयक है, धन विधेयक का उल्लेख कहाँ है। तो सबको याद रखना ये जो धन विधेयक है, इस धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 110 में है। उसके बाद से आपको वित्त विधेयक, क्या है, वित्त विधेयक, इस वित्त विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 117 में है। फिर हो जाएगा आपको वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग बजट कहते हैं। साथियों ये जो देख रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट, इसका जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 112 में। इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये सब आपके एग्जाम में छपेंगे हर हाल में, इसीलिए आप इसे बढ़िया से क्या करोगे कि देख लोगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते, लेकिन उससे पहले इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। सी कहते हैं कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो साथियों आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। सी नहीं, क्या कहेंगे, तो आपको डी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या पूछा जा रहा है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए सुनिए, कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता जो है वो आपको कहा था।
तो देखिए कह रहा है मैकियावेली, हीगल, मुसोलिनी, ठीक है ना, क्या है मुसोलिनी। उसके बाद है आपको ग्रीन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी। ये जो ग्रीन है यह कहाँ के आपको विचारक थे, यह आपको इंग्लैंड के क्या थे विचारक थे, और इन्होंने ही युद्ध को क्रूर अनिवार्यता जो है वो आपको कहा था। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना है। 33 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए आगे, कह रहा है कि किसने कहा कि शांति कैरो का सपना है। तो साथियों शांति कैरो का सपना है, यह कहने वाले जो व्यक्ति थे वो आपको बेनितो मुसोलिनी थे। और ये जो मुसोलिनी देख रहे हैं साथियों, यह आपको इटली से संबंध रखते थे। कहां से, इटली से। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अब करा हिटलर। साथियों हिटलर जो था वो आपको जर्मनी से आपको संबंध रखता था। उसके बाद लेनिन जो है यह आपको सोवियत संघ यानी कि यूएसएस आर की एक क्या थे कि आपको संस्थापक थे, मतलब रूस से पहले संबंध रखते थे। बाद में इन्होंने सोवियत संघ का क्या किया था कि आपको निर्माण किए थे। माओ जो है वो आपको चीन से क्या करते थे कि आपको संबंध रखते थे। इसमें जितने भी शासक का नाम आप देख रहे हैं ना, सब के सब जो है वो आपको अपने देश में एक तानाशाह शासक के रूप में क्या किया है कि आपको शासन किया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो इस बात को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं आगे, क्या कर रहा है। कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने हेतु 1920 में किस संगठन की स्थापना हुई थी। यानी कि 1920 में पूछा जा रहा है आपसे कि किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो साथियों 1920 में जो आपको संगठन स्थापित हुई थी वह था आपको यानी कि लीग ऑफ नेशंस, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्र। तो ये जो राष्ट्र देख रहे हैं इसकी स्थापना जो है डेट के साथ याद रखिएगा 10 जनवरी 1920 को हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय बनाया गया था उस समय साथियों वो आपको जेनेवा जेनेवा बोले तो आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। इन चीजों को बढ़िया से देखना है। उसका ऑप्शन नंबर ए में है आपको राष्ट्र संघ, किसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को यूएनओ बोलते हैं। ये जो देख रहे हैं यूएनओ साथियों, इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और एक चीज और याद रखिएगा कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो आपको कहा है, इसका मुख्यालय जो साथियों वो आपको न्यूयॉर्क में है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका गठन होता है 1919 में, और इसी को कहते हैं हम लोग क्या आपको ILO, क्या कहते हैं ILO, ठीक है ना। यहाँ से ही याद रखिएगा, इसको ILO भी बोला जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका भी जो मुख्यालय बनाया गया है वो आपको जेनेवा के अंदर, जेनेवा कहेंगे तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो साथियों इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ। ये जो ICJ है साथियों ये आपको द हेग में कहा है, द हेग में, मतलब संयुक्त राष्ट्र के जितने भी अंग है सबका मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में है। लेकिन एक जो अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको द हेग में, द हेग का है तो वो आपको नीदरलैंड में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की जो है आपको स्थापना कब हुई थी। तो यह आपको देखिए इसमें एक भी ऑप्शन जो है इसका नहीं दिया गया था। एक ऑप्शन को हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्या है बना लेते हैं। तो यह हो जाएगा आपको 1900 कितना जानते हैं 57। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा साथियों, क्या आपको सही आंसर हो जाएगा। ये जो देख रहे हैं अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक यानी कि एनर्जी आपको एजेंसी। तो इसको शॉर्ट नेम में क्या देंगे IA, ठीक है ना, E आपको A, ठीक है ना। इसकी स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 1957 में होती है। और इसका जो मुख्यालय बनाया जाता है वो आपको वियना में, और वियना बोलेंगे ये हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं ये बताइए कि अंतरराष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी, तो क्या कहेगा 1957 में। मुख्यालय पूछेंगे तो आपको वियना ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। तो ये जो जनसंहारक हथियार सब होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो आपको अणु ऊर्जा से संबंधित होते हैं ऐसे हथियारों का पता लगाना, ठीक है ना, और उसके बारे में जो है आपको एजेंसियों को बताना ताकि उस पर यह नियंत्रण
कर सके, ठीक है ना। तो इन चीजों को बढ़िया से आपको देख लेना है। इसमें और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे 1991 में सोवियत संघ का क्या हो जाता है कि आपको विघटन हो जाता है। 1989 में जो होता है बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया जाता है। 1992 में जो होता है वो आपको क्या होता है, ये भी जान लीजिए, पहला पृथ्वी सम्मेलन जो होता है वो आपको आयोजित होता है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। इसका सही आंसर ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्या करें कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। तो साथियों, ये जो भारत में प्रथम आम चुनाव की बात आ रही है, उससे पहले जान लीजिए कि आम चुनाव भारत में कितने वर्ष पर होता है। तो देखिए, तो भारत में जो आम चुनाव होता है ना साथियों, वो आपको कितने वर्ष पर जानते हैं, वो आपको 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पर होता है, 5 वर्ष पर। तो इस चीज को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए कि भारत में जो है प्रथम आम चुनाव जो है वो आपको कब हुआ था। ये आपको क्या करना है कि आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो आप लोग इसका आंसर जो है सही से बता सकते हो कि भारत में प्रथम आम चुनाव जो है तो आपको कितने वर्ष पे होते हैं, ठीक है ना, मतलब कब हुआ था। तो देखिए 1952 में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। और भारत में आम चुनाव कितने वर्ष पर होते हैं, तो आपको 5 वर्ष पर, ये हम बता ही दिए। और 2024 में जो होने वाली जो आम चुनाव है वो आपको 24वीं कहते हैं, 2024 में जो आम चुनाव होगा वो आपको 18वीं आम चुनाव होगा। कौन सी होगी, 18वीं आम चुनाव, ठीक है ना। इससे पहले आपको 17वीं जो आपको लोकसभा का चुनाव हुआ था वो आपको 2019 में। इस चीज को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका क्या जानते हैं, डी, वो आपको सही हो जाएगा। 1951 में क्या हुआ था ये भी जान लीजिए, संविधान में पहला संविधान संशोधन हुआ था। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे एक ईयर से प्रश्न आपके आएंगे। चलिए अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। क्या कह रहा है, कह कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों, भारत में जो नई आर्थिक नीति है इसकी जो शुरुआत होती है 1991 में। इसी को हम लोग कहते हैं नेट, यानी कहने का मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है ना। सॉरी, इकोनॉमिक कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो आपको नई आर्थिक नीति है भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है। तो साथियों, भारत में नई आर्थिक नीति शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो आपको पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। किनको जाता है, पीवी नरसिम्हा राव। और एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो वह है आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। तो जब भी मैं आपसे पूछूं कि भारत में आर्थिक उदारीकरण का पिता, आप कहोगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत में नई आर्थिक नीति जो शुरू किया था वो किस प्रधानमंत्री ने, तो आपको पीवी नरसिम्हा राव। और एक चीज याद रखिएगा कि पीवी नरसिम्हा राव जो है साउथ इंडिया से प्रधानमंत्री बनने वाले क्या थे, क्या आपको पहले व्यक्ति थे। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 36 का सही आंसर जो हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 37 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूएनओ की स्थापना जो है कब हुई थी। साथियों, यूएनओ की स्थापना जो होती है 1945 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो साथियों, इसका जो मुख्यालय है वो आपको न्यूयॉर्क में कहा है, न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपको अमेरिका में। कहा जाएगा, अमेरिका में। फिर यहाँ से बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अभी जो सदस्य देश है उसकी संख्या कितनी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में साथियों अभी जो सदस्य देशों की संख्या है वो आपको 193। और इसका 193वां देश जो है वो आपको दक्षिणी सूडान है। और इसके संस्थापक सदस्य देश जो थे वो आपको 50 थे। तो इन सभी बातों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 37 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 38 में कह रहा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो साथियों अभी बताया थे कि आपको द हेग में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। और ये जो आईसीजे है ये आपको 1946 में क्या होता है कि आपको स्थापित होता है। क्या है, स्थापित होता है। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है कि आपको एक प्रमुख अंग है। तो इसमें होता क्या है, जैसे दो देशों के मध्य अगर कोई विवाद है या जो कोई अंतरराष्ट्रीय विवाद है तो उसका जो समाधान होता है ना वो आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ही होता है। जैसे देखिएगा कि आपको भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है कि आपको इस न्यायालय में जो है आपको एक निर्णय जो था, फैसला जो था सुना गया था कुलभूषण जाधव मामले वाले, ठीक है ना। जो कि आपको एक भारतीय नौसेना के जो जवान होते हैं उसको पाकिस्तान जो होता है क्या होता है कि आपको कैद करके अपने यहाँ रख लेता है। तो यह एक अंतरराष्ट्रीय मामला हो जाता है। तो इसकी जो सुनवाई होती है ना वो आपको कहाँ होती है जानते हैं,
आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। देख लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? वो साथियों बेलग्रेड में 1961 में आयोजित हुआ था, जिसमें आपको 25 देश क्या किए थे, क्या आपको हिस्सा लिए थे। तो फिर यहाँ से एक बात है कि गुटनिरपेक्ष देशों के जो अभी आपको संगठन है उसमें अभी कितने देश है? तो साथियों इसमें जो है अभी आपको 120 देश है। कितने देश है? 120। प्रारंभ में कितने थे? आपको 25, जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का जो सम्मेलन है वह कब आयोजित हुआ था? यह आपको 1983 में। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना। और गुटनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाने में जो सबसे अहम भूमिका निभाए थे भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुटनिरपेक्ष नीति के जनक की अगर हम बात करते हैं तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा डॉक्टर सुकर्नो, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो, आपको एनक्रूमा, ये सब ऐसे व्यक्ति थे जो आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाए थे। ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसमें वे देश शामिल थे जो शीत युद्ध के दौरान न तो वह अमेरिकी गुट में शामिल हुआ था और नहीं वो सोवियत संघ के गुट में शामिल हुआ था। ठीक है ना, इसको आपको बढ़िया से देख लेना। इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। ठीक है ना, जहां भी दिक्कत होगी आपको बताना है। ठीक है ना, और क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है इसके संदर्भ में भी आपको क्या करनी है कि आपको बात करनी है। चलिए आगे चलते हैं। कि किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? तो साथियों नाटो की जो स्थापना होती है 1949 में। डेट के साथ याद रखिएगा, 4 अप्रैल। क्या कहेंगे आपको? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना होती है। और अभी जो नाटो में सदस्य देशों की अगर हम बात करते हैं वो आपको 31 है। क्या है? 31 है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे कि बताइए कि ये जो नाटो है, ठीक है ना, इस नाटो का जो गठन का उद्देश्य क्या था? तो वह था आपको सोवियत संघ के प्रसार को क्या करना, क्या आपको रोकना। और इस नाटो का जो हेड क्वार्टर है साथियों वो आपको क्या है? तो ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? तो कहेंगे आपको बेल्जियम की राजधानी है। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा। और यह एक सैनिक गुट है जो शीत युद्ध काल में बना था और अभी भी आपको क्या है कि जिंदा है। यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर क्या करता है कि आपको कार्य करता है। किस सिद्धांत पर? तो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए, और यह है कैसा संगठन? तो कहेंगे सैनिक संगठन। आगे चलते हैं, देखिए कि विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो साथियों विधान परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपको सही हो जाएगा। फिर यहाँ से बात आइए, मतलब बात आएगी कि विधान परिषद होता है क्या? तो देखिए विधान परिषद जो होता है ना वो आपको राज्य विधानमंडल का कुछ सदन होता है। लेकिन विधान परिषद जो अभी साथियों भारत के मात्र आपको 6 राज्यों में क्या है, क्या आपको मतलब की है। तो देखिए वो 6 राज्य कौन कौन है? देखिए इसमें आपको सबसे पहले वो अपने बिहार की बात करते हैं। उसके बाद जो है वो आपको उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद हो जाएगा वो आपको महाराष्ट्र। क्या कहेंगे? महाराष्ट्र। चलिए महाराष्ट्र के बाद आते हैं साथियों हो जाएगा आपको कर्नाटक। उसके बाद हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। उसके बाद साथियों हो जाएगा क्या जानते हैं आपको? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। ठीक है ना, तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए ये जो बिहार है, ये बिहार में विधान परिषद की जो सीट है तो आपको 75 है। उत्तर प्रदेश में जो है तो आपको 99, इसको याद रखिएगा। महाराष्ट्र में जो है विधान परिषद के 78 सीटें हैं। कर्नाटक में कहेंगे वो आपको विधान परिषद के 75 सीटें। सीट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश में आपको विधान परिषद के 50 सीटें। तेलंगाना में कहेंगे तो आपको 40 सीटें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। तो मतलब भारत के 6 ही ऐसे राज्य है जहां पर आपको द्विसदनीय क्या है कि आपको विधानमंडल है। इसको आपको बढ़िया से देख लेना। आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। तो अभी बताए थे कि विधान परिषद को जो है आपको उस सदन के नाम से जाना जाता है, जबकि आपको विधानसभा को जो होता है साथियों वो आपको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आपको ए हो जाएगा। ठीक है ना, और आप लोगों को सच में
आपसे पूछ रहे हैं कि क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक यार जरूर देना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। तो बिहार विधान परिषद में अभी बताया था सदस्यों की संख्या 75 होती है। देखिए विधान परिषद की अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो आपको सदस्यों की संख्या कितनी है, तो आपको 75। विधानसभा की बात करेंगे बिहार में, तो बिहार विधानसभा में जो आपको क्या है कि सदस्यों की संख्या 243 है। तो इसे देख लीजिएगा। लोकसभा का कहेंगे आपको बिहार में कितने सांसद है, तो 40। राज्यसभा का तो आपको 16 सांसद है। तो इस सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। 43 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको डी हो जाएगा। चलिए 44 में विधानसभा की बैठक में जनपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति जो है वो आपको आवश्यक है। कहेंगे 1/10 सदस्यों की, क्या कहेंगे 1/10 सदस्यों की उपस्थिति जो है आपको आवश्यक है। देखिए यानी कि विधानसभा में या लोकसभा में जनपूर्ति या जिसको हम लोग कहते हैं कोरम, उसके लिए कम से कम क्या है कि जो आपको मतलब सदस्य चाहिए उपस्थिति, ठीक है ना, वो आपको 1/10 सदस्यों का, यानी कि जितने सदस्य उपस्थित होना है उसके 1/10 सदस्य अगर रहेंगे तभी उसका क्या होगा कि आपको कार्यवाही जो है वो आपको प्रारंभ होगी, ठीक है ना। इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। तो देखिए एक साल में विधानसभा हो या आपको क्या कहते हैं कि संसद हो, उसका जो है ना आपको 2 अधिवेशन जो है वो आपको आवश्यक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कम से कम जो है आपको विधानसभा का सत्र या आपको क्या कहते हैं कि जो आपको मतलब कि संसद है उसका साल में कम से कम जो है 2 सत्र होना जो है वो आपको जरूरी है। ऑप्शन ए इसका सही हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक कौन है। तो साथियों मौलिक अधिकारों का जो अभिरक्षक है हमारे यहाँ, तो आपको सर्वोच्च न्यायालय कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय जो है ये संविधान के क्या है कि आपको संरक्षक है, क्या है संरक्षक है। अब आइए कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में कहां से प्रेरित है, ये आपको अमेरिका से प्रेरित है, इस बात को याद रखिएगा। और ये जो साथियों मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, इसका जो आपको उल्लेख है किस अनुच्छेद में, तो कहेंगे आपको अनुच्छेद 12 से 35 में, और भाग पूछेंगे तो वो जाएगा आपको 3 में। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मौलिक अधिकार 6 कौन कौन है उसे जान लीजिए। अभी जो है मतलब फिलहाल जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले समता का अधिकार है, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, और फिर है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे देखिए अभी राष्ट्रपति का ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रपति अभी द्रौपदी मुर्मू है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है अभी वो कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। उसके बाद है अभी जो महाधिवक्ता है, ठीक है ना, यानी कि महान्यायवादी कर दीजिए, महाधिवक्ता अलग अलग राज्य के अलग अलग व्यक्ति होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी जो महान्यायवादी है भारत के वो आपको आर वेंकटरमणी है। प्रधानमंत्री जी इनका नाम आप लोग जानते हुए श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा कि भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो साथियों भारत में जो न्यायपालिका है ना वो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। तो ऑप्शन इसका है सही हो जाएगा। तो फिर पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है। तो भारत में जो न्यायपालिका है ना साथियों वो आपको यानी कि एकीकृत है, मतलब कहने का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड जुडिशियरी जो है वो आपको भारत में, जिसके शीर्ष पर जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय, और उसके नीचे जो है आपको क्या जानते हैं उच्च न्यायालय, उसके नीचे जो है आपको जिला न्यायालय, उसके नीचे जो है वो आपको न्याय पंचायत है। इसके बाद भी और सारी क्या है कि आपको संस्थाएं, ठीक है ना, जैसे मुंसिफ हो गया, ये सब जो है आपको क्या है कि जिला न्यायालय के नीचे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय उसके जो फैसला होते हैं वो आपको देश के सभी न्यायालयों पर क्या होते हैं कि आपको लागू होते हैं। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि भारत में जो न्यायपालिका है वो आपको क्या है कि आपको एकीकृत है संघीय शासन व्यवस्था होते हुए भी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा आगे उच्च न्यायपालिका, ठीक है ना, के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मतलब उच्च न्यायालय के, ठीक है ना। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है साथियों
वो आपको कितना है जानते हैं? तो आपको 62 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि भारत में सबसे पहले किस उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भाइयों, भारत में सबसे पहले जिस उच्च न्यायालय की स्थापना होती है वह आपको कलकत्ता उच्च न्यायालय, क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1862 में होती है। और यह देश का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। देश का सबसे नया उच्च न्यायालय कहेंगे वो आपको आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 2019 में। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कहेंगे वो आपको इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में होती है, ठीक है ना। इसे भी आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। 1866 लिखे हैं। उसके बाद है क्या, कहते हैं कि हम लोग बिहार में रहते हैं, तो बिहार का जो उच्च न्यायालय पटना में, और पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना होती है साथियों वो आपको 1916 में होती है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वो आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है? तो अभी बताए थे कि भारतीय न्यायपालिका में जो शीर्ष पद है वो आपको सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट या आपको उच्चतम न्यायालय के नाम से भी जानते थे। देखिए, तो भारत में जो न्यायपालिका है ना, समझिए कि आपको इस प्रकार से है। सबसे पहले जो है वो आपको सुप्रीम कोर्ट है, मतलब एससी। उसके बाद जो है आपको हाई कोर्ट, क्या है? हाई कोर्ट। उसके बाद है साथियों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब जिला न्यायालय, क्या है? जिला न्यायालय। इसके नीचे जो है आपको मुंसिफ हो गया है। इसके अलावा आपको न्याय पंचायतें हो गई, क्या हो गई? न्याय पंचायतें। देखिए इसमें जो शीर्ष पद कौन है? आपको सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना। यानी कि सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे जो है हाई कोर्ट, उसके नीचे जो है कौन है जानते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे जो है कौन है जानते हैं? तो आपको न्याय पंचायत है। तो इन चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी क्या होता है कि आपको 1950 को होती है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन औपनिवेशिक काल में अगर हम बात करते हैं, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? आपको 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये चीज आपको अलग है और यह चीज आपको अलग है। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा कि आपको सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 50 नंबर में। तो देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ जो है घोषित किया गया? तो साथियों प्रथम अनुच्छेद में जो है भारत को राज्यों का संघ जो है वो आपको घोषित किया गया है। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और भारत में अभी जो है 28 राज्य और आपको 8 संघ शासित प्रदेश है। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे कि आपको 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों का ही केवल एनालिसिस करेंगे। कल हम लोग क्या करेंगे कि आपको 51 से लेकर जो 75 तक का प्रश्न है साथियों उसका एनालिसिस करेंगे। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे फिर आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।